कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जीके टेक्निकल्स पर। मैं किशोर चंद्रा आप सभी को एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे रैंकिन चक्र और कार्नोट चक्र के बारे में। कार्नोट चक्र पिछले बार मैं आपको बताया था कि अगर हम कार के इंजन को कार्नोट चक्र अगर समझें तो ये किसी हद तक मतलब गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप कार्नोट का मतलब कार से बिल्कुल मत निकालेगा, क्योंकि कार्नोट चक्र इसका नाम सादिक कार्नो के नाम से पड़ा है। ये वो व्यक्ति था जिसने कार्नोट चक्र सिद्धांत दिया है। 1824 में इन्होंने सादिक कार्नो ने कार्नोट चक्र सिद्धांत दिया था। तो इसी के बेस पर वो इंजन बनाया गया था। ऐसा नहीं कि सादिक कार्नो को छोड़कर और कोई व्यक्ति कार्नोट चक्र नहीं दिया रहा। क्या इंजन बनाने की जब प्रोसेस चल रही थी उस टाइम काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी विचार रखे होंगे और कई सारे लोगों ने प्रिंसिपल दिए होंगे, लेकिन सादिक कार्नो का जो कार्नोट चक्र है वो सबसे अच्छा है, दक्ष है, बहुत कम लॉस होता है इसमें। इसीलिए ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी हम काम करते हैं तो किसी को काम देते हैं तो जिसका काम सबसे अच्छा रहता है हम अपना काम उसी को ही देते हैं। तो इसी को हम मानकर ये कार्नोट चक्र सादिक कार्नो जो दिया उन्हीं के बेस पर इंजन बनाए जाते हैं। दूसरी बात है, दूसरी चक्र की बात करें रैंकिन चक्र। रैंकिन चक्र के बारे में वैसे तो मैं इतना डिटेल और आगे नहीं जानता कि रैंकिन हो सकता है किसी बंदे का नाम ही रहा हो, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे यहाँ या तो विश्व में कोई भी जब कोई मैटर खोजा जाता है या तो कोई भी चीज़ की खोज की जाती है तो उसका श्रेय उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो उसे खोजा रहता है या तो उसे बनाया रहता है। ये हम सब जानते हैं। तो हो सकता है रैंकिन चक्र किसी रैंकिन नाम के व्यक्ति या तो जुड़ा होगा इससे किसी न किसी, बट इनका चक्र भी यही सेम है कि इनका रैंकिन चक्र ये टरबाइन और पंप बॉयलर संघनित्र इन सबको मिलाकर इसे कूलिंग टावर भी कहते हैं, पावर प्लांट्स करूँ, इसको चलाने के लिए सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है, इसीलिए इनको लिया गया और इन्हीं के बेस पर हमारे टरबाइन इंजन जितने भी है वो सबको बनाया गया। तो आज हम सीखेंगे रैंकिन चक्रों के बारे में। एक बार और बताओ दोस्तों कि इन्हीं को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। एक हुआ, अगर कार्नोट चक्र के बारे में बताऊं तो इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में आप डिटेल से आगे में जानेंगे और जब इंजन को अच्छी तरीके से हम विश्लेषण करेंगे तभी जानेंगे। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि इंटरनल कंबशन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन का मतलब क्या होता है। इंटरनल कंबशन मतलब किसी ऐसे एक डिवाइस समझिए जिसको चलाने के लिए हम उसी से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी के अंदर ही एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं और उससे उसी डिवाइस को चलाते हैं। जैसे कि आप इंजन की बात ले लीजिए, ऐसे नहीं है कोई भी व्यक्ति जो इंजन के बारे में अभी ज़्यादा कुछ कहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आप जानते होंगे। तो अगर इंजन कैसे काम करता है, पेट्रोल और हवा का मिक्सचर इंजन के अंदर हम डालते हैं, वहाँ आग लग जाती है और आग से उसको एक धक्का दिया जाता है तो उससे वो लगभग घूमने लगता है और घूमने से गति मिल जाती है उसको। ठीक ऐसे ही अगर हम रैंकिन चक्र को समझें और इसकी बात करें तो इसको या तो एक्सटर्नल कंबशन को हम समझें तो एक्सटर्नल में ये जो आग होता है या तो ये धक्का देने की जो प्रक्रिया होती है वो बाहर से लिया जाता है। तो इसको आप तभी समझेंगे जब मैं रैंकिन चक्र को यहाँ पे आपको डिफाइन करूंगा। तो आइए हम जानते हैं पावर प्लांट्स के बारे में, क्योंकि अभी वर्तमान की बात मैं करूँ तो रैंकिन चक्र को समझने के लिए यही सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि लगभग सभी के आसपास से कोई ना कोई पावर प्लांट्स हैं। हम और कहीं नहीं तो एनटीपी से जा सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो हमारे आसपास बनाए गए जिससे हमें विद्युत मिलता है, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ सेम यही प्रोसेस होता है। तो मैं आपको, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा या तो मैं 2 पार्ट में बनाऊँ इसको। तो अगर आपको इसके बारे में सीखना है और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप जरूर इसको एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हो सकता है मैं भी उतने अच्छे से ना बता पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही समझ में आए। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं रैंकिन चक्र का। तो सबसे पहले
इसकी अगर इकाई की बात की जाए तो इसमें पंप, बॉयलर, टरबाइन और एक कूलिंग टावर। हम इसको 4 इकाई में, ये 4 ही इकाई इसमें यूज नहीं होते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा क्या है, अगर हम पावर प्लांट से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगता है उसे बनाने के और काफ़ी बड़ा जगह चाहिए। यही कारण रहा है कि इसको हम किसी वाहन में इस्तेमाल नहीं कर पाए। पहले ट्रेन में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ट्रेन का इंजन बड़ा होता था तो इसलिए उसको कुछ दिन तक यूज़ किया गया था, लेकिन ये यूज़फुल नहीं होने के कारण ही इसको हम वाहन में नहीं लगा सकते, यही कारण रहा है। इसलिए इससे बड़े बड़े इंजन या तो हम जैसे कि पानी जहाज की बात करें, सबमरीन की बात करें, उनमें यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम इसको छोटे छोटे कार में या तो छोटे छोटे मशीनों में नहीं यूज़ किया जा सकते। तो इसीलिए मैं यहाँ आपको पावर प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम पंप क्या काम करता है। पंप तो सभी को बोलने से समझ में आ रहा है कि पंप किसी को पंपिंग करता हो, खींचता होगा। तो पहले इसमें से हम पावर प्लांट बनाते हैं तो नदी से हमें पानी का सोर्स चाहिए, दूसरा कोयला चाहिए ताकि हम उससे आग लगा के पानी को गर्म कर सकें। तो पानी हम नदी से पहले पावर प्लांट के आसपास एक रिजर्वायर बना के उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा कर लेने के बाद उस पानी को पंप के द्वारा बॉयलर में चढ़ाया जाता है, और बॉयलर में जाहिर सी बात है, बॉयलर कहने से समझ में आ रहा है कि ये कोई बॉईल करने वाला, गर्म करने वाला जगह है। बॉयलर में जब वाटर गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद इससे स्टीम जो बनती है उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, किसी कैप्सूल में या तो कोई भी टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। एक ही प्रकार से स्टीम तो इसमें नहीं रहता, क्योंकि डायरेक्ट उस लेवल का हमें स्टीम नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टीम से भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं और सभी स्टीम से हम टरबाइन को नहीं चला सकते। तो इसीलिए उसको उस हद तक गर्म किया जाता है या उस हद तक पहले उस लेवल तक लाया जाता है कि उससे हमें MS प्राप्त हो सके। MS मतलब मेन स्टीम, जिससे हम टरबाइन को चलाते हैं। MS ही नहीं रहता उसमें, और कई प्रकार जैसे कि HRS भी हो गया, ये भी एक प्रकार की स्टीम है जो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फिर बॉयलर से हमें जो स्टीम वाटर गर्म करने के बाद जो स्टीम मिलता है उसे एक रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाता है और इसको टरबाइन प्रोपेलर में दिया जाता है। इसी को अगर हम बोले कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाइप से अगर स्टीम जाता है वहाँ पे तो लगभग इसी पोजीशन में जाएगा, ऐसे ही धक्का देगा उसको। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब होता है, अगर इंजन को मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन इंजन का जो कनेक्टिंग रॉड का मोशन है जो इस मोशन में होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। तो अगर हम स्टीम को इसी प्रकार से धक्का दें तो ये प्रोपेलर चलने लगेगा, और चलने के बाद ये रोटरी मोशन में चेंज हो जाएगा। तो इसी से जब रोटरी मोशन करने लगेगा तो हमारा टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के बाद डायनामो घूमेगा, जिससे विद्युत मिलेगा। तो इसी हिसाब से जब MS को प्रोपेलर में दिया जाता है तो सारे चीज़ घूमने लगते हैं। तो यही हुआ, यहाँ से हम लोग जो गर्म कर रहे हैं, गर्म करने में जो स्टीम मिल रहा है उससे हम यूज़ कर रहे हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। तो यही हुआ यहाँ से एक्सटर्नल कंबशन, यहाँ पे कंबशन किया जा रहा है और उसका जो मिल रहा है उसे यहाँ यूज़ किया जा रहा है, ना कि यहीं से उसको उत्पन्न किया जा रहा है। और यही काम किया जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ, वो काम किया कार्नोट चक्र में। कार्नोट चक्र ऐसा है जिसमें एक डिवाइस के अंदर ही सारे काम हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं आगे। टरबाइन के बाद यहाँ जो भी MS या तो मेन स्टीम यहाँ आए रहते हैं। यहाँ पे टरबाइन की बात करें तो पावर प्लांट में एक ही टरबाइन यूज नहीं होता, 2-3 प्रकार के टरबाइन यूज होते हैं इसमें। एक तो हो गया आपका HP टरबाइन, जिसको हाई प्रेशर टरबाइन बोलते हैं। उसके बाद LP टरबाइन, ये लो प्रेशर टरबाइन है। और एक हो गया IP, इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इन तीनों का इस्तेमाल लगभग RPM को, रोटेशन पर मिनट जिसको हम बोलते हैं, तो RPM को मेंटेन करने के लिए ही इन तीनों में अलग अलग टाइम में अपने हिसाब से जो उसको ऑपरेट करने वाले हैं, जो समझते हैं, वो अपने हिसाब से इसमें MS का प्रेशर देते रहते हैं। हमेशा ही इसमें मेन स्टीम का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए HP और LP, IP सब अलग अलग प्रकार के टरबाइन इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि हमेशा हम इस पे MS ही नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक खास RPM, जितने में हमें विद्युत चाहिए उतना अगर ये RPM दे रहा है तो उसके बाद उसमें हम अगर थोड़े थोड़े करके भी अगर उसकी कंटिन्यूटी बना कर रखें
तो अगर एलपी टरबाइन या तो आईपी टरबाइन किसी में भी अगर हम थोड़ा सा ब्लो करते रहें तो वो टरबाइन को घुमाता रहेगा और डायनमो तक उसका प्रेशर जाता रहेगा। इसीलिए ये 2-3 टरबाइन इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो टरबाइन में हम स्टीम इस्तेमाल करते हैं वो बॉयलर से गर्म होकर आके अपना काम करके यहाँ पे लास्ट में कंडेंस होके वो वापस पानी बन के हमारे उस ये पंप के साइड में जाके फिर से वो पानी बन जाता है और वापस हम उसे यूज़ कर लेते हैं बॉयलर के लिए। ये पंप उसको फिर से ले। धन्यवाद दोस्तों इतना लंबा सुनने के लिए मुझे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।